और हमारी मध्यकालीन भारत की श्रृंखला जारी थी, जिसमें हम अलाउद्दीन खिलजी को पढ़ रहे थे। और अलाउद्दीन खिलजी में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। इसके पहले आज चूंकि मैं बताना चाहूंगा आपको कि गांधी जयंती है, और इस अवसर पे मैं गांधी जयंती और अहिंसा दिवस की आपको जो है ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां देना चाहता हूं। चलिए तो हम फिर अपने अगले टॉपिक पे आते हैं, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति। तो प्रश्न ये है कि अलाउद्दीन ने जो है अपने राजनीतिक और अपने राज्य के विस्तार के लिए जो कदम उठाए, उनमें ये कदम भी जो है एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि अलाउद्दीन ने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए उत्तर भारत और दक्षिण भारत के अभियानों में विजय तो हासिल करी ही, साथ ही साथ में जो है इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया, तथा इसी के साथ में इसने अपनी कुछ नीतियों को भी लागू किया, जिनसे इसके साम्राज्य विस्तार में और इसके जो है सुदृढ़ राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाई है। तो हम आते हैं इस विषय पे, अलाउद्दीन की बाजार नियंत्रण की नीति। तो देखिए, अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की नीति को सुदृढ़ बनाने के लिए बाजारों की स्थापना करी, और इसने जो है 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए। अब बाजार स्थापित तो करे इसने, लेकिन उसके पीछे इसका जो पहलू था वो ये था कि ये बाजार को जो है नियंत्रण में लाके और मांग और पूर्ति इसको स्थिर करना चाहता था। मांग और पूर्ति से तात्पर्य है कि जो प्रजा की कंजम्पशन की क्षमता है, जो यानी उसकी जो है डिमांड है, और उसको किस प्रकार से जो है पूर्ति करा जा सके बिना बाजारों के बिना भाव के बढ़ा के, यानी बाजार में महंगाई को वो स्थिर करना चाहता था। सीधी सी बात ये है। तो इससे आखिर लाभ क्या होता? तो इससे लाभ ये होता है इन्हें कि जो सैनिक हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा हो गई है, क्योंकि इसने वेतन के आधार पे स्थायी सेना रखी। दूसरा, हमने पिछले चैप्टर में देखा था कि इसने जो है सैनिकों की वेतन 234 टका कर दी है। साथ ही साथ में एक घोड़े के लिए जो है 78 टका और 2 घोड़ों के लिए जो है 156 टका अलग से दिए जाते थे सैनिकों को। अब लगातार युद्ध चल रहे हैं, मंगोलों के आक्रमण भी हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में चूंकि अर्थव्यवस्था पे असर तो पड़ेगा ही, तो अलाउद्दीन ये चाहता था कि मैं मूल्यों को स्थिर कर दूं, वस्तुओं के मूल्यों को स्थिर कर दूं, ताकि जो सैनिक हैं उनका जीवन निर्वाह उसी वेतन पे चल सके जो वेतन जो है मैंने निर्धारित की है। अगर युद्ध अधिक होने से और भारत पर मंगोल आक्रमण अधिक होने से अगर मान लो राज्य के ऊपर खर्चे का बोझ पड़ा, तो महंगाई बढ़ानी पड़ेगी, और ऐसी स्थिति में अगर महंगाई बढ़ानी पड़ी तो सैनिकों का वेतन भी बढ़ाना पड़ेगा। तो अलाउद्दीन भली भांति जानता था कि अगर मैंने बाजारों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो मैं जो है अपने युद्ध जो भी हैं या राजनीतिक जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति कर सकूंगा। तो अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण के पीछे जो है ये प्रमुख कारण रहे हैं। एक तो उसकी एक सैनिकों के प्रति जो है एक भावना है कि सैनिकों का ऊपर जो है खर्चे का बोझ ना पड़े, और दूसरा मुद्दा है कि ये बाजार में मांग और पूर्ति को स्थिर करना चाहता है। तो चलिए हम आते हैं कि आखिर अलाउद्दीन ने बाजार नियंत्रण के लिए किन किन बाजारों की स्थापना करी है। तो इसने बाजार नियंत्रण के लिए सबसे पहले तो एक गल्ला मंडी
गल्ला मंडी की स्थापना करी। एक बाजार तो ये था इसका। इसमें जो है अनाज के दाम निर्धारित किए गए थे। अनाज के दाम, जैसे कुछ अनाजों के दाम थे 7.5 जीतल। जीतल मुद्रा है, चांदी का सिक्का होता था ये, सॉरी तांबे का सिक्का होता था ये। 7.5 जीतल प्रति मन गेहूं। इसका मतलब है कि इसने गेहूं का जो रेट है वो फिक्स कर दिया है कि 1 मन गेहूं 7.5 जीतल में मिलेगा। 1 मन का मतलब होता था 40 किलोग्राम। इसने जो जौ है, जौ को इसने 4 जीतल प्रति मन कर दिया। जौ, चावल को इसने 5 जीतल प्रति मन कर दिया। तो इस प्रकार से इसने फसलों के रेट क्या कर दिए, फिक्स कर दिए। दूसरी चीज है कि इसने जो ये अनाज का बाजार है ये दिल्ली के प्रत्येक मोहल्ले में स्थापित किया। दिल्ली का जो प्रत्येक मोहल्ला है उसमें इसने स्थापित कर दिया था इस बाजार को। हर जगह इसकी दुकानें थी ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। तो ये था हमारा गल्ला मंडी। और इस मंडी की देखरेख के लिए इसने कुछ सहना नियुक्त किए थे। सहना मतलब कर्मचारी है। और इस मंडी का एक निरीक्षक भी नियुक्त किया इसने। इस मंडी का एक निरीक्षक भी नियुक्त किया था जिसको कहा जाता था सहना ए मंडी। अगला जो बाजार है उसका नाम था सराय ए अदल। ये दूसरा बाजार था जिसको बदायूं दरवाजे के पास में जो है स्थापित किया गया। एक दरवाजा था जिसको बदायूं दरवाजा कहा गया है। तो वहां पे इस बाजार को स्थापित किया। और इसमें एक तो बाह्य वस्तु में जितने भी जो है बाहर से, बाहर के शहरों से, बाहर के देशों से लाई जाती थी, और साथ ही साथ में जो उद्योगों में निर्मित होती थी जैसे कपड़ा या रेशम या फिर अन्य ऐसी वस्तुएं जैसे फर्नीचर आदि, फानूस वगैरह जो है इस बाजार में बेचे जाते थे। तो ये सराय अदल जो बाजार है ये सरकारी खजाने के द्वारा स्थापित किया गया बाजार होता था। और इस बाजार में 1 टका से लेके और 10,000 टके तक की जो है वस्तुएं बेची जाती थी। तो भाई इसमें एक तो कपड़े, रेशम, फानूस आदि महंगी महंगी वस्तुओं का जो है लेन देन होता था। और इसमें भी बहुत सारे अधिकारी जो है देख रेख रखते थे। इनमें एक होता था बरीद जो जासूस होता था, और एक होता था मुनहियान। एक तो यहाँ पे बरीद नामक व्यक्ति जो है, बरीद एक अधिकारी है जासूसों का, और एक है मुनहियान। मुनहियान मुनहियान जो है ये बरीद के अधीनस्थ काम करते थे, जो कि आज वर्तमान में जैसे स्पाई होते हैं जो घूम घूम के जासूसी करते हैं, एजेंट कह सकते हैं हम इनको। तो ये मार्केट में घूमते थे, जो कि बड़ा मार्केट है, महंगा मार्केट है। तो
ये लोग ये नजर रखते थे कि आखिर कौन व्यक्ति कितना महंगा सामान खरीद रहा है। तो इससे ये पता चल जाता था कि अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सामान खरीद रहा है तो वो टैक्स कम दे रहा है, तो फिर उसको जो है पकड़ लिया जाता था कि आप टैक्स चोरी कर रहे हो। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है कुछ प्रमुख कर देने होते थे, जैसे जकात, खराज, और एक जजिया कर होता था, चरी कर, घरी कर और खुम्स। ऐसे 5-6 कर जो अनिवार्य थे वो देने होते थे। तो ऐसे में ये रहता था कि कोई टैक्स चोरी तो नहीं कर रहा है, ये सब चीजें हमें पता चल जाती थी। तो सराय अदल हो गया। नेक्स्ट जो मार्केट था तीसरे नंबर का, तो तीसरे नंबर का मार्केट है हमारा दास प्लस मवेशी बाजार। इसमें दासों की खरीद फरोख्त होती थी, यानी दास प्रथा का जो है प्रचलन था। यहाँ पे जो दासियां होती थी तो 5 जीतल से लेके और जो है 30 जीतल तक इनकी कीमत होती थी। मवेशी जैसे घोड़ा है तो 20 टका तक का जो है घोड़ा यहाँ पे मिल जाता था। यहाँ पे 5 टका से लेके 30 टका तक की दासियां यहाँ मिल जाती थी, और साथ ही साथ में भैंस, ऊंट आदि मवेशी भी यहाँ पे जो है इनकी खरीद फरोख्त की जाती थी। तो ये 3 बाजार अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापित करे, और इन बाजारों के लिए एक विभाग स्थापित किया था जिसको कहा जाता था दीवान ए रियासत। ये विभाग था जो बाजारों को नियंत्रित करने के लिए स्थापित किया गया, और इस विभाग का जो प्रमुख होता था उसको कहा जाता था सद्र ए रियासत। ये वो अधिकारी है जो इस बाजार को नियंत्रित करता था, और इस अधिकारी की मदद के लिए एक तो सहनाई मंडी, और एक ये जासूसों का अधिकारी होता था बरीद, और ये मुनहियान होते थे। ये इसकी मदद करते थे इस बाजार को जो है नियंत्रित करने में। तो हमने देखा कि अलाउद्दीन ने किस प्रकार से बाजारों को नियंत्रित करने के लिए जो है अलग अलग मार्केट रिफॉर्म करे थे, अलग अलग बाजारों का सुधार किया था। तो भाई यहाँ पे अलाउद्दीन ने एक विशेष व्यवस्था शुरू की थी जिसको कहा जाता था लोक वितरण प्रणाली। देखिए, इन्होंने जो है एक व्यवस्था स्टार्ट की थी जिसको कहा जाता था लोक वितरण प्रणाली या पीडीएस सिस्टम। तो देखिएगा क्या होता है पीडीएस सिस्टम। पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, या इसी को हम कहते हैं लोक वितरण प्रणाली। जैसे वर्तमान में आज भारत में उचित मूल्य की दुकानें हैं जो सरकारी किराने की दुकानें होती हैं, और उनमें जो है सामान उचित दरों पे उपलब्ध हो जाता है। तो वास्तव में इसी को हम पीडीएस सिस्टम कहते हैं, और अलाउद्दीन खिलजी को इस चीज का क्रेडिट जाता है कि उसने भारत में लोक वितरण प्रणाली की शुरुआत करी, या मैं यूं कह सकता हूं कि फादर ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, है ना। तो वो कौन होंगे? वो होंगे आपके अलाउद्दीन खिलजी। और इसकी व्यवस्था इसलिए करी थी क्योंकि अक्सर जो है युद्ध चलते रहते थे। अब युद्ध भी चल रहे हैं और हो सकता है कभी अकाल पड़ जाए और वैसी पैदावार ना हो, तो अलाउद्दीन ने क्या किया कि अपने गोडाउन्स में, जो इसके गोडाउन होते थे, उनमें खाने को स्टोर करके रख लिया ताकि आपातकाल में जब भी कभी ऐसी स्थिति बने कि अकाल पड़ गया या युद्ध हो रहा है, खेती नहीं की जा पा रही है,
तो कम से कम जो रसद जमा है राज्य में, तो ऐसी स्थिति में आम जनता को वो रसद उपलब्ध करा के और उनका कम से कम पेट भरा जा सके। तो ये लोक वितरण प्रणाली की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी ने की थी यहाँ भारत में। आज भी वो प्रचलन में है। अब यहाँ पे अगला मुद्दा है कि अलाउद्दीन खिलजी की जो है मृत्यु हो जाती है। अब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो जाती है और ये मृत्यु जो है ये होती है आपकी 1316 ईस्वी में। और इसकी मृत्यु के बाद में क्योंकि सबसे पावरफुल व्यक्ति अगर देखा जाए खिलजी वंश में, तो अभी कुछ राजकुमार तो हैं ही, साथ ही साथ अलाउद्दीन का जो वजीर है मलिक काफूर, तो सारी पावर जो है मलिक काफूर के अंदर आ जाती है जैसे अलाउद्दीन की मौत होती है। अब मलिक काफूर के पास सारी पावर है, तो ये क्या करता है कि एक अल्पवयस्क बेटा होता है अलाउद्दीन खिलजी का, जिसका नाम होता है शहाबुद्दीन उमर, और ये शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठा देता है। हालांकि शहाबुद्दीन उमर बहुत ही अल्प समय के लिए गद्दी पर बैठता है। अब मलिक काफूर शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पे बैठा देता है और इसको कठपुतली बना देता है। एक एक करके जितने भी अलाउद्दीन के उत्तराधिकारी हैं, या यूं कह सकते हैं कि जो भी कॉम्पिटिटर हैं, उन सब की ये हत्या करना शुरू कर देता है मलिक काफूर। शहाबुद्दीन कठपुतली है एक प्रकार से देखा जाए। और इसी समय जब 35 दिन हो चुके होते हैं शहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बैठे हुए, तो 36वें दिन अलाउद्दीन का एक अन्य बेटा जिसका नाम है मुबारक खिलजी, इसका एक अन्य बेटा है, और ये मुबारक खिलजी इस मलिक काफूर की हत्या कर देता है और ये शहाबुद्दीन उमर को ही जो है गद्दी पर बैठाता है। लेकिन कुछ समय बाद ये सोचता है कि मैं जो है ज्यादा योग्य हूं शासन करने के लिए, और मुबारक खिलजी इस शहाबुद्दीन उमर की हत्या कर देता है। और शहाबुद्दीन की जैसे ही हत्या होती है तो मुबारक खिलजी स्वयं को अपने आप को जो है सुल्तान घोषित कर देता है। तो मुबारक खिलजी ये अपने आप को सुल्तान घोषित कर देता है। तो यहाँ पे मुबारक खिलजी से संबंधित एक प्रश्न ये है कि ये जो है थोड़ा सा सनकी है, थोड़ा पागल है ये, और कई बार इसके बारे में ऐसा भी हमें पढ़ने को मिलता है कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा सुल्तान था जो महिलाओं के वस्त्र पहन के दरबार में आता था। और कभी कभी ये तक हमें देखने को मिलता है कि मुबारक खिलजी एक ऐसा सुल्तान था सल्तनत काल का जो कि निर्वस्त्र होके दरबार में दौड़ा करता था। तो भाई ये मुबारक खिलजी है, और इसकी भी क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। और इसके बाद में जो है अगला शासक बनता है खुसरो शाह। ये खिलजी वंश का अंतिम शासक है, और एक होता है गाजी मलिक नाम का व्यक्ति, और गाजी मलिक जो है खुसरो शाह की हत्या करके और गद्दी प्राप्त कर लेता है, और तुगलक वंश की नींव डालता है ये। तो हमने देखा कि फिरोज खिलजी से शुरू हुआ खिलजी वंश 30 वर्षों के दौरान, 30 वर्षों के अंदर ही जो है खुसरो शाह के साथ में समाप्त हो जाता है। लेकिन इन 30 वर्षों में
जो है काफी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। तो भाई ये हमारा खिलजी वंश यहाँ पे समाप्त होता है और अगला जो वंश है वो है हमारा तुगलक वंश। चलिए तो आज के लिए जो है धन्यवाद।